नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए आज है 7 दिसंबर यानी कि 7 दिसंबर और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा करें। लेकिन इसके पहले आप सभी लोग एक बात जानिएगा कि बेसिकली आपका जो एग्जाम है बहुत ही नजदीक है पीसीएस का। बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन करिएगा। जो कंपाइलेशन हमने कराया है मंथली ऑब्जेक्टिव फॉर्म वाला, उस कंपाइलेशन को आप सभी लोग कर लीजिएगा। इसके अलावा आप लोग जो है प्लीज थोड़ा सा जो है ध्यान दीजिएगा, आरओ वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो परीक्षा है वो भी समझ लीजिए कि कभी भी डेट उसकी अनाउंस हो सकती है। संभवतः आयोग जल्दी से जल्दी कैलेंडर आउट करेगा। हालांकि जनवरी माह तक ये किया जाता है, कैलेंडर आउट होता है, तो संभवतः उसके पहले या जो कैलेंडर जारी करेगा 2025 जनवरी तक, संभवतः उसमें आपके सभी डेटे क्या रहेंगी मेंशन रहेंगी। और आने वाले समय में और बहुत सारी वैकेंसीज है, जैसे वो बीओ की हो गई है आपकी, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी और है, पीजीटी की वैकेंसी और है, कई सारी वैकेंसी आपकी पेंडिंग में है, वो आएंगी। एलटी ग्रेड की वैकेंसी है। ऐसे में आप सभी लोग अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करिए, लगातार करिए और करंट अफेयर्स का जो वर्चस्व है वो हमेशा बना रहता है, इसलिए आप लोग करंट अफेयर्स पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले आप सभी लोग जानते होंगे कि यूपी पीसीएस के लिए फाउंडेशन कोर्स दरअसल 2025 के लिए डिकोड एग्जाम की तरफ से लॉन्च किया गया है। जिसका लक्ष्य 2025 का हो वो सभी अभ्यर्थी डिकोड एग्जाम के यूपी पीसीएस 2025 फाउंडेशन कोर्स से अपनी जो है क्वेरी कर सकते हैं, अपना एडमिशन वहां पर लेकर के अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से बेसिकली कर सकते हैं। जहां पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, आप लोग आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी से इसकी बिगिनिंग करेंगे। इसके अलावा जो है आपको डेली जो है आपका क्विज होगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेली होगी आपका, प्री का पीवाई क्विज होगा, मेंस का पीवाई क्विज होगा आपका, ठीक है। डाउट सेशन रहेगा, टीचर से आप बात कर पाएंगे। सभी क्रम जो है लगातार चलता रहेगा ताकि आप जो लगातार टीचर्स के टच में रहें और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करते रहें। इसके अलावा 18 महीने की कोर्स की वैलिडिटी रहेगी आपकी। और अगर आप मुख्य परीक्षा को क्रॉस करके यानी कि इंटरव्यू में अगर आप जाते हैं तो वहां पर बेसिकली इंटरव्यू में जो है जब आप पहुंचेंगे तो उसके पहले ही आपकी जो फीस है वो एज ए गिफ्ट एज ए रिवार्ड आपको रिफंड कर दी जाएगी। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये सारे पॉइंट्स यहां पर दिए गए हैं, जिसमें सीसेट वगैरह भी आपका इंक्लूडेड रहेगा। मेंस में आपका हिंदी निबंध भी रहेगा, इसमें इंटरव्यू की तैयारी कराई जाएगी, यानी कि मेंस प्लस प्री प्लस इंटरव्यू तीनों की समग्र रूप से तैयारी पीसीएस फाउंडेशन 2025 कोर्स में आपको कराया जाएगा। यदि आपका लक्ष्य एसडीएम का है तो आप लोग प्लीज जो है इस प्रोग्राम से जुड़िएगा, ठीक है। बाकी क्वेरी करना है अगर आपको तो कोई आप उसके लिए 6307495944 या फिर 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके अपनी क्वेरी को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई कुछ सूचना। बाकी अगर आपको कोई मार्गदर्शन लेना है, कोई डाउट्स है अगर आपको आपकी तैयारी से संबंधित, तो उसके लिए आप बेसिकली जो है गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया होगा, उसको फिल करिएगा और उसके बाद गूगल फॉर्म को फिल करने के बाद जो है बेसिकली आप लोग जो है वहां पर सबमिट करिएगा फॉर्म को। उसके बाद मेरे द्वारा या आपको किसी अन्य टीचर के द्वारा कॉल आएगी और आप अपनी प्रॉब्लम्स को उनके साथ शेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो सारे डाउट्स आपके यहां से क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग आप बढ़ते हैं और फटाफट करते हैं कल का रिवीजन। रिवीजन क्या है कल का कि बताइए, रातापानी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। और बेसिकली इसे नवा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है 5 अप्रैल को, ठीक है। भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नागप्याल वांगचुक और रानी जयसुना जो थी पेमा वांगचुक किस महीने 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पर आए? तो दिसंबर माह में जो है ये 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए थे। नेक्स्ट है हाल ही में खिलाड़ी राजमान चंदा का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है? स्क्वैश से। मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का जो ये पहल है, ये किसकी पहल है? बेसिकली ये इसरो की पहल है। इसके अलावा राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति शुरू किया गया, कब शुरू किया गया? ये शुरू किया गया आपका वर्ष 2018 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, यह भी मनाया जाता है आपका 4 दिसंबर को। तो दोनों डेटे आपको क्या करनी बेसिकली याद रखनी है, ठीक है। चलिए कल हमने आपसे पूछा था प्रश्न एक बहुत ही कॉमन सा कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का संबंध क्या है? कई बार आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका संबंध बेसिकली है बी ऑप्शन से, यानी कि बुद्ध, थम्ब और संघ को बेसिकली हम लोग त्रिरत्न के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न पर कि बताइए पहला प्रश्न क्या है? हाल ही में कौन वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस पाने वाली
सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं। जरा तुरंत इस पर आप लोग इंपॉर्टेंट टिक लगाइएगा। एक बात महत्वपूर्ण कि जितने मैं प्रश्न कराता हूं, भले ही 8 कराता हूं, 8 के 8 प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। याद रखिएगा एक पॉइंट और महत्वपूर्ण कि यदि जिस प्रश्न पर मैं कहूं कि यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, दैट मींस कि वह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस प्रश्न के परीक्षा में आने के चांस लगभग जो है 100% रहेंगे। यह बात आप लोग को विशेष तौर पर क्या करनी है, याद रखनी है। तो भाई साहब, जैसे मैं कहूं कि यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तुरंत अपनी कॉपी में उस प्रश्न को अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट। दूसरी बात, जो लोग पीडीएफ खाली खेल रहे हैं, मतलब खाली पीडीएफ पढ़ के निकल जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि क्लास में जो बातें आपको बताई जाती हैं, जो टास्क आपको दिया जाता है, वो बातें आपको पीडीएफ में नहीं मिलती हैं। इसलिए थोड़ा सा समय जीवन से निकालिए, थोड़ा सा अपने इंस्टाग्राम फेसबुक के टाइम को कम कीजिए, कॉल पे बात करना बंद कीजिए और जो टास्क मैं देता हूं आपको वीडियो में, उसको थोड़ा सा करने का प्रयास करिए। यकीन रखिएगा आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। शर्त इतनी सी है कि आपको वह काम जरूर करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। लेकिन पहले बताइए भाई साहब कि कौन है सबसे कम उम्र की महिला पायलट जिनको अभी वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस जो है मिला हुआ है। आपके सामने ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए समायरा हुल्लूर, रेखा सिंह, समायरा भारती या फिर में से कोई नहीं। हो सकता है कि आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएं। पहला ऑप्शन आपके पास ये समायरा हुल्लूर या समायरा भारती, ऐसे अक्सर कंफ्यूज करने के लिए आयोग आपके सामने प्रश्न रख देता है और ऑप्शन भी ऐसे कुछ बना के रखता है। तो इसमें सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समायरा हुल्लूर इज द राइट आंसर। ये यहां पर इंग्लिश में भी दिया गया है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, तो व्याख्या क्या है कि हाल ही में वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस पाने वाली जो सबसे कम उम्र की जो महिला है वो कौन है? महिला पायलट समायरा हुल्लूर बन गई हैं और उम्र उनकी मात्र 18 साल की, ठीक है। दूसरा, कहां से हैं ये? बेसिकली कर्नाटका से हैं, ओके। चलो नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक नए अस्थायी, ध्यान रखिएगा, नए अस्थायी जिले का निर्माण किया गया है और आपसे पूछा गया है कि बताओ जिसके अंतर्गत तहसीलों की कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई। यानी कि एक जिला अभी यूपी में अस्थायी बनाया गया है और उसमें तहसील भी बनाया गया है, तो आपको बताना है कि बेसिकली उसमें तहसील की संख्या कितनी है। लेकिन उसके पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि बेसिकली कौन सा जिला नया बनाया गया है और उसके पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। तो 75 हैं, एक और बन गया है, 76 हो गए हैं। लेकिन वो जो 76 नंबर का जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, मुझे लगता है कि आप भली भांति इसको जानते होंगे। वह जो नया जिला है वो महाकुंभ मेला के नाम से जो है बनाया गया है, आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। महाकुंभ पर एक बढ़िया सा अच्छा सा आर्टिकल मैं आपके बीच में जल्दी से जल्दी लाने वाला हूं। बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा आर्टिकल है, प्लीज उसको आप लोग देखिएगा। महाकुंभ के बारे में आपको जितने भी मिथक हैं, जितनी भी अच्छाइयां हैं, जितनी भी खूबसूरती है, उसको मैं बड़े अच्छे से प्रदर्शित करूंगा, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। 1-2 दिन में वो आपको महाकुंभ पर एक बढ़िया सा आर्टिकल आपको मिल जाएगा। तो भैया बताओ कि जो नया अस्थायी जिला जिसको हम महाकुंभ मेले के नाम से जानते हैं, जो कि क्षेत्रीय जिले के रूप में बनाया गया है, उसमें तहसीलों की संख्या कितनी रखी गई फिलहाल के लिए? तो वो 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। तो भाई साहब इसका जो सही उत्तर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? सी, यानी कि 4 नए तहसील हैं। तो आप कहेंगे कि सर 4 जो तहसील हैं वो कौन कौन से हैं? तो 4 जो तहसील हैं उनके नाम क्या हैं? उनके नाम है सदर, सोरांव, फूलपुर और करछना, या 4 तहसील बनाए गए हैं। जिलों की संख्या फिलहाल हो गई है 76वां जिला जो महाकुंभ मेला बनाया गया है, ये महाकुंभ मेला ये अस्थायी है। जो महाकुंभ जब खत्म हो जाएगा तो उसके कुछ समय के बाद क्या होगा, इसको जो है फिर से बंद कर दिया जाएगा, यानी कि फिर 75 आपके डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे टोटल, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यही बात यहां पर रखी गई है। बाकी महाकुंभ पर हम लोग जल्दी से एक बढ़िया सा आर्टिकल आपके बीच में लाने वाले हैं। और महाकुंभ मेले की अगर हम बात करते हैं तो 13 जनवरी यानी कि 13 जनवरी से महाकुंभ मेला स्टार्ट होगा और 26 फरवरी 2025 तक क्या होगा, ये चलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता भैया? और यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, और इसके पहले वाला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो बताओ कि पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, पाकिस्तान, यानी कि हु वॉन द टाइटल ऑफ मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, बी चीन, सी भारत या फिर डी पाकिस्तान। फटाफट जल्दी बताओ मुझे कि इसका उत्तर सही क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा आपका क्या, भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, एक बात तो यह हो गया कि भाई भारत ने जीता है, लेकिन भारत ने अगर जीता है तो किसको हरा के जीता है, यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछ ले सकता है या कूट के फॉर्म में पूछ सकता है। तो आपको तुरंत उत्तर देना है कि पाकिस्तान को हरा कर भारत ने यह खिताब 2024 का आपने नाम किया है। ठीक है, किसको हरा करके? पाकिस्तान को हरा करके, जो कि यहां पर लिखा हुआ है, भारत ने पाकिस्तान को हराया है। ठीक है, संस्करण जो था ये पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का, ये संस्करण 10वां था। जरा ये भी आपको याद रखना है, इसको भी आपको भूलना नहीं है। दूसरा, कब से कब तक इसका आयोजन हुआ? तो 26 नवंबर 2024 से लेकर के 4 दिसंबर 2024 के मध्य में इसका आयोजन हुआ। बात करते हैं कहां पर इसका आयोजन किया गया, तो यह आयोजन जो स्थल है वो है ओमान के मस्कट में। ओमान के मस्कट में बेसिकली ये पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का आयोजन किया गया। ये सारे फैक्ट आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा आपने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा हाल ही में पारित 3 नए आपराधिक कानून को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है? यानी वो कौन सा स्टेट या जो है क्या, जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, वो कौन सा है जिसने अपने यहां पर जो अभी हाल ही में 3 नए क्रिमिनल लॉज थे उनको पूर्ण रूप से क्या कर दिया है, लागू कर दिया। यानी कि व्हिच स्टेट या यूनियन टेरिटरी हैज रिसेंटली फुल्ली इंप्लीमेंटेड द 3 न्यू क्रिमिनल लॉज पास रिसेंटली। यानी कि जो हाल ही में 3 नए लॉज पास हुए थे, उसको किस स्टेट या सेंट्रल स्टेट, मतलब उसने स्टेट ने, आपने जो यहां पर टेरिटरी ने क्या किया है, पारित कर दिया है। तो वो है आपका कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ या पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स चंडीगढ़ इज द राइट आंसर। यानी कि चंडीगढ़ ने अभी हाल ही में जो 3 नए क्रिमिनल लॉ थे, ठीक है, उनको क्या किया है, पूरी तरीके से अपने यहां लागू अर्थात क्या किया है, इंप्लीमेंट कर दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, तो तुरंत इसके सामने आपको क्या करना है, तुरंत आपको टिक लगा लेना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तो हाल ही में चंडीगढ़ द्वारा हाल ही में पारित 3 नए आपराधिक कानून को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है, और ऐसा करने वाला यह भारत का पहला केंद्र शासित जो है प्रदेश बन गया है, यानी कि राज्य बन गया। ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह फैक्ट आपके जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग क्लिक मत करिएगा। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन नामक पुस्तक मेले का 3रे संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? लखनऊ, नई दिल्ली, हरदोई या इनमें से कोई नहीं? जरा बताइए। यानी कि वेयर वाज द 3rd एडिशन ऑफ द बुक फेयर कॉल्ड पुस्तकायन ऑर्गेनाइज्ड बाय द साहित्य अकेडमी? जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी हरदोई, या फिर नन ऑफ दिस या नन ऑफ अबव। ठीक है, बताओ जल्दी से क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा भैया ऑप्शन नंबर क्या, बी। बी इज द राइट आंसर, दैट मींस नई दिल्ली में ऐसा हुआ है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, चलो बी वाला ऑप्शन। संस्करण कौन था भैया इसका, जो ये आयोजन किया गया है पुस्तकायन का? इसका संस्करण था ये 3रा। ये फैक्ट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आयोजन स्थल की अगर बात करते हैं तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है, लेकिन नई दिल्ली में कहां पर? तो नई दिल्ली में रविंद्र भवन परिसर है एक, और उसी रविंद्र भवन परिसर में नई दिल्ली में जो है इसका बेसिकली आयोजन किया गया है। उद्घाटनकर्ता की अगर बात करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, इसको फट से आप लोग टिक लगाइएगा। तो जो उद्घाटन करता है वो कौन है? वो है प्रख्यात अंग्रेजी लेखक और पूर्व राजनयिक कौन? नवतेज सरना। बेसिकली ये क्या है, उद्घाटन करता है। और इस मेले में बेसिकली 40 से अधिक जो प्रकाशक हैं वो क्या होंगे, भाग ले रहे हैं। ध्यान रखिएगा। बाकी अन्य कई सारे फैक्ट अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट तो इसको आप लोग इंटरनेट पर डाल के देख लीजिएगा। फिलहाल मेरे जानकारी में तो इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, देश भर में कुल कितने हवाई अड्डे भी संचालित हैं? ये अभी मंत्री महोदय ने अभी इसका जवाब संसद में दिया है कि जो हमारी उड़ान योजना थी उसके बाद कितनी तेजी के साथ जो है हमारे यहां पर भारत देश में हवाई अड्डों की संख्या बढ़ी है। तो आपको बताना है अभी वर्तमान में कुल कितने हवाई अड्डे हैं दिसंबर तक, 100 या 101, 120 या 157, यानी कि हाउ मेनी एयरपोर्ट्स आर देयर इन टोटल अक्रॉस द कंट्री? बताइए फटाफट। 100, 101 या 120 या फिर 157, यानी कि 157। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा वो आपका 157, यानी कि 157, यानी कि 157 हवाई अड्डे फिलहाल मंत्री महोदय द्वारा संसद में इसका जवाब दिया गया था। ठीक है, तो देश भर में कुल 157 हवाई अड्डे संचालित हैं। 2014 में केवल
74 हवाई अड्डे परिचालन में थे। एक बड़ी प्रगति बेसिकली जो है भारत ने इस हवाई क्षेत्र में किया है, और इसका सबसे बड़ा जो कारण रहा है वो क्या रहा है, उड़ान योजना, यानी कि उड़े देश का आम नागरिक। ये सभी लोग, आप लोग इससे परिचित होंगे। छोटे छोटे जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर भी जो, अच्छा कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर हवाई अड्डे बनाए तो गए थे लेकिन वो परिचालन में नहीं थे। जैसे कि अगर आप लखनऊ के रहने वाले हैं तो लखनऊ के पास एक जो है अच्छा स्थान, इसको हम कहते हैं श्रावस्ती। श्रावस्ती में हवाई अड्डा, मुझे लगता है बचपन में हम लोग सुनते थे कि यहां पर अब हवाई जहाज उड़ेगा, हम लोग बड़े खुश हो गए थे कि भैया अब तो हम लोग जाएंगे तो हवाई जहाज उड़ेंगे। 4th क्लास बीत गया, 6th 5th 6th बीत गया, सब बीत गया। अब जाकर के वो हवाई अड्डा बेसिकली संचालित हो रहा है। हालांकि बहुत उड़ाने तो नहीं है, लेकिन खुदकिस्मती इतनी अच्छी है कि बेसिकली जो है वो हवाई अड्डा संचालित हो गया। ध्यान रखिएगा, भारत ने 3 सेक्टर में फिलहाल बहुत तेजी के साथ जो है अपना जो है क्या कहते हैं विकास किया है। एक रेलवे में भी बहुत तेजी के साथ। रेलवे में हमारे घर के पास एक जो है मतलब छोटी लाइन थी हमारे यहां पर, और क्रॉसिंग था। वहां पर हम लोग बचपन से सुनते थे कि जो है बीजेपी गवर्नमेंट ने पास कर दिया है बड़ी लाइन के लिए, जब अटल जी की सरकार थी, ठीक है। और जब अटल जी की सरकार गिर गई उसके बाद से यह था कि भाई अब बनेगा पुल, लेकिन नहीं बना। उसके बाद से बड़ी लाइन आज के 3-4 साल पहले पास हुआ और बहुत तेजी के साथ काम हुआ और बड़ी लाइन हमारे यहां पर बनी। नहीं तो हम लोग छोटी वाली लाइन से चलते थे, ठीक है, मीटर गैस से। अब इसके बाद क्या हुआ, ब्रिज बनना था। तो सभी जितने भी आप लोग देखते होंगे जो मानव रहे, जो मानव वाली जो क्रॉसिंग है जिसको लोग क्रॉस करते हैं, जो जिस पर गेट गिरता है, वो उस पर भी क्या हो गया, आरओबी बन गया, यानी कि रेलवे ओवरब्रिज बन गया है। तो ये विकास बहुत तेजी के साथ हो रहा है। डबल ट्रैक बन रहे हैं, और सड़क परिवहन यानी कि जो रोड ट्रांसपोर्ट है उस पे भी माननीय नितिन गडकरी महोदय जो हैं मंत्री महोदय, उनके द्वारा भी, ध्यान रखिएगा मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सरकार की बातें बता रहा हूं जिस पर सरकार ने बहुत तेजी के साथ प्रगति की है। और निश्चित रूप से यह भारत के उत्थान के लिए बहुत ही आगे जो है कारगर साबित होगा। बड़े बड़े हाईवेज, उत्तर प्रदेश हाईवे का स्टेट बन गया बहुत बड़ा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन बहुत तेजी के साथ यूपी आगे बढ़ा है। इसके अलावा आप देखिएगा तो एयरपोर्ट के मामले में भी सरकार ने बड़ी तेजी के साथ जो है तेजी के साथ विकास किया, जिसमें 74 पहले 2014 में थे और अब हो गए हैं 157, एक बड़ा जो है आंकड़ा है। और मेडिकल में भी एम्स बनाने के मामले में भी जो है भारत ने हाल के 2-4-6 सालों में बहुत तेजी के साथ प्रगति की है मेडिकल कॉलेज और एम्स बनाने के मामले में। तो यह अपने आप में देश की प्रगति है निश्चित तौर पर। हालांकि कई सारे कॉन्ट्रडिक्शन इस पे होते रहते हैं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए एक क्रांतिकारी योजना रही है। हालांकि कई बार क्या होता है, नौकरी के मामले में जो सरकार, वर्तमान सरकार घेरी जाती है, मुझे लगता है कि अगर मेरा वीडियो अगर किसी मंत्री महोदय तक जाता है तो उनसे करबद्ध निवेदन है कि छात्र बहुत मेहनत के साथ जो है पढ़ाई करते हैं। वैकेंसी जो पेंडिंग है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है, बताइए 2022-23 की वैकेंसी जो है अभी तक नहीं हो पाई है, 23 की वैकेंसी, ठीक है। अब सुनने में आ रहा कि अप्रैल में होगा, बताइए, ठीक है। आरओ चीजें ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हैं। उसके पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी होगी, बीओ की वैकेंसी बहुत टाइम से नहीं आई है। इसके अलावा एक वैकेंसी थी जो है मुझे याद नहीं आ रहा है, शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी। मैं लगभग 2017-18 सुन रहा हूं उस वैकेंसी को कि शिक्षा स्वास्थ्य अधिकारी की वैकेंसी आएगी, पता आता नहीं है उसका। यूपी ट्रिपल एससी में वैकेंसीज बहुत सारी आनी थी लेकिन नहीं आई, पैट अभी नहीं हो पाया। तो ये चीजें मुझे लगता है कि सरकार इस पर ध्यान दे तो शायद चीजें और बेहतर हो। निश्चित तौर पर सरकार बेहतर काम कर रही है। अगर युवाओं के मामले में अगर सरकार ध्यान देती तो मुझे लगता है कि ये चीज बहुत अच्छा होगा। अगर मेरा वीडियो कर कोई मंत्री महोदय देख रहा है या कोई उनके जानकारी में अगर देख रहा है तो उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है सभी छात्रों की तरफ से कि वैकेंसीज को पेंडिंग में ना लाया जाए और अभ्यर्थियों को ध्यान में रख करके जल्दी से जल्दी वैकेंसीज को पास किया जाए और अभ्यर्थियों को जो कि एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं उनके उन व्यथा को समझ करके जो चीजों को शट आउट किया जाए। बाकी शुभकामनाएं सरकार हो कि आगे बढ़े और प्रगति मार्ग पर देश हमारा आगे बढ़े। चलिए उड़ान योजना की शुरुआत की बात करते हैं तो 21 अक्टूबर 2016 को बेसिकली क्या हुई थी, उड़ान योजना की शुरुआत हुई थी। और यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है विश्व मृदा दिवस यानी कि वर्ल्ड सॉइल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन कब, 2 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर या 7 दिसंबर। जल्दी बताइए विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, फटाफट मुझे इसका आंसर दीजिए। तो विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है कब, बी ऑप्शन में क्या भैया, बी ऑप्शन में है 5 दिसंबर को। क्या 5 दिसंबर, 5 दिसंबर, ठीक है। अब देखो एक बात, तो विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2014 में पहला विश्व मृदा जो दिवस है उसको जो है उसकी उद्घोषणा की गई थी। दूसरा
थीम की बात करते हैं तो मिट्टी की देखभाल, मापे, निगरानी करें और प्रबंधन करें। अब ये हो गया। अब आपके लिए टास्क जो कि हमने पहले दिया था, अगर आप लोगों ने उसे कर लिया होगा, दैट्स वेरी गुड, वेल डन, प्राउड ऑफ यू। अगर आपने नहीं किया है तो आंखें अपनी खोलो, कलम को चलाओ, और जो टास्क दे रहा हूं नंबर 1 टास्क क्या है आपका? होमवर्क है भैया, नोट करो फटाफट। जरा नए पेज में लिखते हैं कि क्या लिखना है आपको। टास्क आपका क्या है? ये होमवर्क है। मेरे साथ रहोगे तो आपको SWCW, क्यों नहीं HWCW, CW मतलब क्लास वर्क और SW मतलब होमवर्क, ठीक है। तो होमवर्क है आपका, SW है। टास्क 1 आज का मिट्टी, क्या? मिट्टी अर्थात जो सॉयल का जो चैप्टर है उसको आपको पढ़ना है कि क्या क्या पढ़ना है? मिट्टी के प्रकार, ठीक है। क्या? मिट्टी के प्रकार पढ़ना है आपको। बहुत बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है मिट्टी के प्रकार, और इसके अलावा जो है मिट्टी के प्रकार और मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। मिट्टी में पाए जाने वाले तत्व, मिट्टी में पाए, ठीक है, जाने वाले क्या तत्व, ठीक है, तत्व। यह आपको तैयारी करना है क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ काली मिट्टी में मैग्नीशियम की क्वांटिटी ज्यादा होती है, किसकी ज्यादा होती है, या कौन कौन से मिट्टी में किस किस के एलिमेंट पाया जाता है। और इसको मैप से ज्यादा सर्च करना कि भारत के मैप में कौन कौन सी मृदा जो है कहां कहां पर किस किस प्रकार से पाई जाती है। मैप से लोकेट करके मिट्टी वाले चैप्टर को अच्छे से करिएगा। एक प्रश्न डैम श्योर है कि यहां से आता ही आता है। बैठे मत रहो भाई साहब, दिख रहा है, ऐसे हाथ जोड़े बैठे हो, मुझे सब दिख रहा है। यहां से बहुत तेज दूरबीन है, मेरी आंखें बहुत तेज है, ठीक है। तीसरी आंख जो शंकर जी की थी ना, मेरे पास भी है, ठीक है। चुपचाप उठो, फटाफट जरा नोट करो जो मैं बता रहा हूं, इसको नोट करो जल्दी से फटाफट कि आज आपको यह काम करना है। कल मैं पूछूंगा कि आपने काम किया या नहीं किया है, ठीक है। तो इसको आप लोग करिएगा, ये आपका टास्क है भाई साहब। टास्क की कॉपी आपको अलग से बनानी है होमवर्क वाली, जिसमें मैं आपको काम देता हूं, और दूसरा एक कॉपी बनानी है आपको PCS मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग की प्लस एस्से की, जहां पर मैं लगातार 2-3 दिनों से आपको एस्से दे रहा हूं जो कि आपको लिखना होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया ये हो गया मिट्टी की 2024 की मिट्टी दिवस की थीम हो गई, ठीक है, विश्व मिट्टी दिवस की। आगे बढ़ो, नेक्स्ट है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए कि यूनेस्को द्वारा 2024 में किस राज्य को हेरिटेज पर्यटन के रूप में शीर्ष गंतव्य घोषित किया गया, यानी कि व्हिच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर एज द टॉप डेस्टिनेशन फॉर द हेरिटेज टूरिज्म बाय यूनेस्को इन 2024। जल्दी मुझे बताइए किसका उत्तर क्या होगा सही। जल्दी जल्दी मुझे इसका उत्तर बताओ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दैट मींस कि पश्चिम बंगाल क्या है, इसका सही उत्तर है, ठीक है। तो यह बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, यानी कि यूनेस्को द्वारा 2024 में पश्चिम बंगाल को हेरिटेज पर्यटन के रूप में शीर्ष गंतव्य के रूप में घोषित किया गया है। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री बहुत फेमस है पश्चिम बंगाल की, आप सभी लोग परिचित होंगे उनसे, ठीक। खतरनाक आदमी है, अच्छी है वैसे तो। मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। खतरनाक मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री कौन? ममता बनर्जी हैं, ठीक है। राज्यपाल CB आनंद बोस है। लोकसभा सीटों की संख्या भैया 42 है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो महत्वपूर्ण स्टेट होते हैं, जो चर्चाओं में होते हैं, वहां पर लोकसभा और राज्यसभा सीटों के बारे में चर्चा कर ली जाती है, या फिर वह स्टेट जहां पर हाल फिलहाल में जो है स्टेट इलेक्शन हुए होते हैं, वहां पर विधानसभा की सीटें भी पूछ लेता है। तो जरा ये वाला फैक्ट भी आप लोग क्या करिएगा, याद करते हुए चलिएगा। जैसे अभी हाल ही में महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था, सरकार बन गई, वहां पर विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? अगर आपको आती है तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं आती है तो उसको आज गूगल पे सर्च करके लिखिएगा, मैं नहीं बता रहा हूं आपको, ठीक है, खुद काम करिए। तो लोकसभा सीटों की संख्या पश्चिम बंगाल में कितनी है? 42 है, यानी कि ठीक ठाक संख्या यहां पर है जो है लोकसभा सीटों की अपने आप में, ठीक है। दूसरा, राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 16 है। और एक क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछता है कि बताओ सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो यह पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। कई बार यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। टेट सीटेट वाले भैया जो है ना, बहुत लोग टेट सीटेट की तैयारी भी करते होंगे, जरा ये सारे प्रश्न कर लेना, समझे, बहुत इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट हैं, ठीक है, नहीं तो टेट और पेट हो जाएगा सब ऐसे। अब बात करते हैं यूनेस्को की। तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी, ठीक है। मुख्यालय यानी कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर जो है इसका पेरिस फ्रांस में है, और महानिदेशक आंद्रे एजोले हैं। ये फैक्ट भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कई बार कहा, जितने भी इंटरनेशनल, क्या इंटरनेशनल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो आपको क्या करने हैं, याद कर लेने हैं अच्छे तरीके से। मैंने कई बार आपको कहा है कि जितने भी अंतरराष्ट्रीय जो हैं संस्थाएं हैं, उन सभी को आपको रेडी कर लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए अब हम लोग आज के प्रश्न की बात करते हैं। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? अभी हमने जस्ट आपको बताया, मुझे लगता है कि तुरंत आपको याद हो गया होगा। और जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है।
पेरिस में है, न्यूयॉर्क में है, या फिर आपका स्विट्जरलैंड में है? मुझे इसका उत्तर जो है क्या है चाहिए आपसे, ठीक है? कमेंट करके बताइएगा। अभी आप लोग तुरंत देख भी लिए होंगे, लेकिन फिर भी कमेंट करिए, ठीक है? चलो, बाकी वीडियो टेस्ट सीरीज एक चल रही है और इस पर जो है अभी बेसिकली आप लोग जानते होंगे कि इस पर छूट भी चल रही है। वैसे तो ये 1200 रुपए की टेस्ट सीरीज थी, लेकिन इस पर अभी और छूट दे दी गई है। कितनी दी गई है इसके लिए आप जो है आराम से जो है क्या कर सकते हैं, आप इस पर जो है क्वेरी कर सकते हैं। किस नंबर पे? 9506742546 या फिर 6307495944 पर। इसके अलावा आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा। आरओ वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छा है ये, खासकर उसमें 15 आरओ के टेस्ट मिल जाएंगे। पीसीएस वाले जिनका अभी 12-15 दिन डेट अभी बाकी है, वो लोग भी चाहें तो इससे जुड़ सकते हैं, जिसमें 10 पीसीएस के टेस्ट है और 5 सीसेट के टेस्ट इसमें सम्मिलित है। फुल्ली सिलेबस टेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है? 5000 क्वेश्चन जो है विद डिस्क्रिप्टिव टाइप सॉल्यूशंस के साथ में आपको मिलेंगे। बायलैंग्वेज फॉर्म में आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिले करेंगे, ठीक है? तो आप इससे जुड़िए और अपनी प्रैक्टिस करिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये आपके लिए। बाकी हम लोग मिलते हैं कल, लेकिन उसके पहले आप लोग के लिए एक निबंध है। निबंध का टॉपिक क्या है कि देश के विकास में हिंदी का महत्व। यह है आपका एस्से का टॉपिक। तो जो आरओ वाले अभ्यर्थी हैं वो लोग लिखिएगा कितने शब्दों में? 600 शब्दों में। कितने में? 600 शब्दों में। और जो पीसीएस के अभ्यर्थी हैं भैया वो लोग लिखिएगा 700 शब्दों में। बाकी यूपीएससी वाले भी लिख सकते हैं, या अदर स्टेट के अगर कोई अभ्यर्थी मेरा इस वीडियो देख रहा है तो वह भी इस वीडियो को जो है देख सकता है और इस एस्से को लिख सकता है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। कल मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। जल्द ही आपके बीच में कुछ नई चीजें मैं आपके लेते आऊंगा। आर्टिकल्स हम लोग कर ही रहे हैं और महाकुंभ पर एक अच्छा सा आर्टिकल आपके लिए आने वाला है, जरूर देखिएगा उस आर्टिकल को। बाकी हम लोग मिलेंगे और एक वीडियो आपके सामने आने वाला है पीसीएस की पोस्टों के बारे में। पीसीएस में कौन कौन सी पोस्टें होती है, किसकी कितनी पावर होती है, क्या सैलरी होती है, इस पर एक बढ़िया सा वीडियो आपके पीसीएस के लिए आने वाला है। उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा। मिलेंगे हम लोग कल एक नए आर्टिकल के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।